मौत से ठन गई मौत से ठन गई। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात वंशी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफा का तेवर ठन गई। मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। तो इसी कविता के साथ आप सभी का 2021 में स्वागत करता हूं। और एक पढ़ते हुए मुझे ऐसा ख्याल आया कि जो हिंदी साहित्य को जो एक मुकाम मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है हिंदी साहित्य और रीजनल जितने भी हमारे साहित्यकार रहे हैं उनको जो मुकाम मिलना चाहिए वो मिला नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है, वो मेरे दोस्त हैं शशांक, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, उनसे बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे इस मैटर पे और जानेंगे उनका क्या टेक है इसके ऊपर। तो वेलकम शशांक। धन्यवाद। धन्यवाद गंगेश, आपके इस मंच में आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा आपने बोला गंगेश, ये जो विषय मेरे बहुत दिन से मेरे मन में था कि जो हिंदी साहित्य को जैसी मुकाम मिलना चाहिए वैसा मिल क्यों नहीं रहा है। हिंदी हो या फिर हिंदी हो, या ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी ही हो, जैसे गुजराती, तमिल, तेलुगु। इस आपको याद है गंगेश, पिछले 20 या 30 सालों में कोई ऐसा कवि जो उभर के आया हो, कुमार विश्वास की बात नहीं करता, कुमार विश्वास के बाद या उसके पहले कोई ऐसा रिनोन जिसका नाम आया हो कि हाँ भाई इसकी कविता बहुत पसंद की जा रही है? आपको कोई ऐसा याद आ रहा है? नहीं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसे कुछ अगर आप डेप्थ में देखें तो मुझे कुछ इसके पॉइंट्स समझ में आते हैं। अगर आपको एग्री या डिसएग्री होगा गंगेश तो मुझे बोलना। पहला रीज़न तो ये है कि जिस तरह से प्रचार या मार्केटिंग होनी चाहिए थी हिंदी साहित्य या रीजनल साहित्य की, वो नहीं हो पा रही है। आपका क्या राय है इसमें? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो मार्केटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। बट मुझे एक और चीज़ लगता है कि दुनिया एक जो इवोल्यूशन के फेज़ में है, हर रोज़ दुनिया बदलती जा रही है और हम लोग मतलब एक कहते हैं जो संस्कार है या जो बहुत सारी चीज़ें, इमोशंस, इस सब से हम जुड़े हुए थे, उनसे हम पार पाके लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। उससे हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उस पर हम ज़्यादा जा रहे हैं। क्योंकि लोगों के अंदर ये एक ऐसी भावना आ रही कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, जैसे इंग्लिश की लिटरेचर आप डेल कार्नेगी की पढ़ो, और भी बहुत सारे हैं, डैन ब्राउन हो गए, बहुत सारे हैं, उनकी किताबें पढ़ो। और हिंदी साहित्यकार में आप जो पुराने हैं, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा, दिनकर, तो उन सब की जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार उनमें इनमें अंतर क्या है, ये तो उनसे भी बहुत आगे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों को ये लगता है कि ये अगर मैं हिंदी का ये पढ़ूंगा तो पढ़ के मुझे 2 रुपये मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले। आज इंग्लिश में क्या है, लोग इंग्लिश में अगर कुछ भी पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है मेरा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रहा है, मैं 100 लोगों के बीच में इंग्लिश में बातें कर सकता हूँ, उससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। इसी का उदाहरण देना चाहूँगा गंगेश कि आप गीता प्रेस की बुक अभी भी देखिए कितने सस्ते में दामों में आपको मिलती है। अभी भी आप देखिए गीता प्रेस की जितने भी धार्मिक किताबें या फिर विवेकानंद जी की उनकी किताबें काफ़ी कम दामों में मिलती है। तो जाहिर सी बात है प्रकाशक भी लेखक को कम देते होंगे, तो उनको भी तो ठीक है, एक साहित्य तो अपनी जगह है, लेकिन अपना घर भी तो उन्हें चलाना है। तो इस हिसाब से अगर आपकी बात मैं सहमत होता हूँ कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें, अगर आप अर्न करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो हिंदी अभी काफ़ी पीछे हो गई है, मैं ऐसा मानूंगा। और अब बात की आपने पुराने कवि की भी, तो मुझे एक बात याद आती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। तो हिंदी साहित्य में 4 काल थे, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं बताना चाहूँगा कि 4 काल थे। पहले काल को बोलते थे आदिकाल,
दूसरों को कहते थे भक्ति काल, तीसरा काल का नाम था रीति काल, और चौथा काल जो अभी है जिसको बोलते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के सबसे बड़े जो कवि जिन्हें माना गया है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और वो सिर्फ 35 साल ही जिए। 1850 से वो सिर्फ 35 साल ही जिए, और इन 35 सालों में 175 रचनाएं उन्होंने रची। ये बहुत कम लोगों को पता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम लोगों ने इस जनरेशन को कम पता है। आप अपने पिताजी, अपने दादाजी से पूछेंगे हरिश्चंद्र के बारे में तो उनको सारी बातें उनकी पता होंगी। जैसे मैं अपने ही उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी की अगर लाइब्रेरी देखें तो उनमें पंत जी की कविताएं और मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान, ये सारी उनकी लाइब्रेरी में रहती हैं और अभी भी हैं, और अभी भी वो मुझे देते हैं पढ़ने के लिए। तो अब बात आती है कि लोग आज जैसे हमारे टीम में जो युवा लड़के आते हैं वो जो पढ़ रहे हैं। अब मैं देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा जो विदेशी साहित्यकार है वो गलत लिख रहे हैं या उनमें लिटरेचर में उनके में कोई कमी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि उनकी लिटरेचर में कोई कमी है या उनके कोई ज्ञान में कमी है। कमी बस हम में है, जो हम उनको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनको मतलब ऐसा लगता है कि आप सीसीडी में चले जाइए, आप कैफ़े कॉफ़ी डे या फिर स्टारबक्स में चले जाइए, आपको विदेशी लिटरेचर के बुक निकाल के ही पढ़ते दिखेंगे लोग। और ये एक ट्रेंड बन चुका है, एक कूल स्टेटस आप बोल सकते हैं वो रह गया। हिंदी लिटरेचर हम बस अपने स्कूल में पढ़ें, स्कूल के अलावा हमें हिंदी लिटरेचर कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, ना उसका कोई प्रचार कर रहा है, ना उसको पढ़ना कूल समझा जा रहा है। उसके लिए एक ये भी रीज़न है कि लोग उसको क्या अपना एक स्टेटस सिंबल देखते हैं। बहुत सही, बहुत सही। वो लोग, उनको ऐसा लगता है कि इंग्लिश अगर पढ़े, इंग्लिश 10 के बीच में बोले नहीं, जो कि अच्छी देखो, हम तो खुद कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, छापाखाना कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमको तो ओब्वियसली हम भी वही हैं, हम भी करते हैं। लेकिन फिर पता है क्या होता है, बहुत बार जैसे सब बोलते हैं ना कि यार आजकल तुम देखते होगे ना 10 साल 12 साल 20 साल के लड़के हैं ना, कोई सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10वीं फेल हो गए। बहुत लड़के इसलिए कर रहे हैं, बॉलीवुड वर्ल्ड देखो, चाहे जितनी दुनिया तुम देखोगे, कहूँगी यार वो मतलब करोड़ों की संपत्ति है उनके पास, वो लोग फांसी लगा के मर रहे हैं। जबकि अगर यही करोड़ों रुपए उनके पास हैं, फिर डिप्रेशन में आ रहे हैं। किस चीज़ का डिप्रेशन, समझ ही नहीं आता मुझे तो डिप्रेशन वाले सब। खैर ठीक है, ये बीमारी है, बहुत लोग बोलते हैं, मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बीमारी और ये सब डिप्रेशन और दुनियादारी से जो अलग होते जा रहे हैं ना लोग, उसका रीज़न यही है क्योंकि हम अपने जो रूट थे ना उसको हम छोड़ चुके। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं लो फील करता हूँ ना अपने आप से, या फिर बहुत बार ऐसा लगता है यार लाइफ में, हर के लाइफ में थोड़ा बहुत टेंशन कुछ तो आता ही रहता है, तो मैं क्या पुरानी किताबें जो भी हैं, कविताएं हैं, वो मैं उठा के पढ़ता हूँ। जो हम साथ में पढ़ते हैं, जैसे रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ, रश्मि रथी की कविताएं जब मैं पढ़ता हूँ मेरे रोए खड़े हो जाते हैं जब मैं पढ़ता हूँ उनको। कुछ लाइनें उसकी मुझे याद आती हैं कि मुझे बांधने तू आया है, हाँ, जंजीर बड़ी क्या लाया है, अब याचना नहीं रण होगा, या तो जीवन या मरण होगा। बहुत सारे जो ऐसी इतनी वैसे ही कविताएं लिखे हैं हमारे साहित्यकारों ने, जो बस धूल खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और अभी अगर लेटेस्ट में भी आप देखोगे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, वो उनको सब ज़्यादातर जो आज के युवक जानते होंगे कि वो नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो बहुत बड़े कवि रहे हैं, बहुत बड़े। उनकी एक जो कविता पाकिस्तान को ललकारने के लिए जो उन्होंने लिखी थी कश्मीर के ऊपर, वो जब आप पढ़ोगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। मेरे को तो उनकी 4 पंक्तियाँ अभी आपने बोले तो मुझे याद आ रही हैं कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। तो ऐसी कितनी चीज़ें याद करें। लेकिन इस बीच मुझे काफ़ी प्रशंसा करूंगा मैं कुमार विश्वास का, जो कि अभी हर मंच में जा के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य को बढ़ावा दें। एटलीस्ट कोई तो है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई तो है जो मार्केटिंग अच्छी की है, ही नो हाउ टू सेल। जैसे कि अभी और ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। नहीं, जैसे कि आयुर्वेद तो बहुत सालों से था इंडिया में, लेकिन जो पतंजलि या बाबा रामदेव ने जो मार्केटिंग करके उसको आम जनता तक पहुंचाया। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पतंजलि का प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है, लेकिन जन जन तक आयुर्वेद आज जानता है, तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है बाबा रामदेव का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रचार किया और ऐसा करना पड़ेगा। जैसे कि अभी आप जैसे हमारा जैसे सदगुरु को मैं बात करूँ, अगर आज के युवाओं को हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो जितनी अच्छे से डिटेल और आधुनिक तरह से जो समझा रहे हैं, जो कि जन जन तक पहुंच रहा है। क्योंकि देखिए
अब ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को या युवाओं को बैठा के गुरुकुल में बैठा के वो शिक्षा दे सकें। आजकल की पीढ़ी के लिए आपको नयापन चाहिए, मतलब कुछ नई टेक्निक चाहिए वही चीज़ को समझाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो जैसे अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा गंगेश, मैं भी पाश्चात्य सभ्यता से और वेस्टर्न गाने से, और मैं भी बहुत शुरू में शो ऑफ किया। मैं पूरा मतलब मुझे समझ में आता था या नहीं आता था, बट ट्रेन में कभी मैं कोई इंग्लिश किताब लेके बैठ गया हूँ, पढ़ रहा हूँ। बट आपकी बात सही, उससे वोकैबुलरी डेवलप होती, क्योंकि वो मेरे करियर ग्रोथ में बिल्कुल था। लेकिन हम कुछ तो आजकल भी हम वही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको करियर, आपने खुद से वो करियर सेलेक्ट किया है, आप खुद जिम्मेदार हैं जो भी करियर में आप हैं, और आपको ग्लोबलाइजेशन करना है, आपको देश को आगे बढ़ाना है, तो इंग्लिश इज़ अ नेसेसरी लैंग्वेज, आई एग्री। बट कुछ सालों से जब से मैं हिंदी साहित्य की और मेरा रुझाव बढ़ा, और ये श्रेय भी मैं कुमार विश्वास जी को ही देना चाहूँगा कि उनकी कविता में सुना, फिर मैं थोड़ा और अंदर गया तो दिनकर जी की पढ़ा, और अंदर गया तो मैंने प्रेमचंद की सारी पढ़ी। तो इससे धीरे धीरे जब अंदर गया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इतना डीप नॉलेज और इतना गहरी बातें कही हुई हैं जो हमारे पुराने कवियों ने, साहित्यकारों ने की है, जो कि तो लोग फिर भी अविस्मरणीय। और वो गोदान, एक्चुअली प्रेमचंद जी का नाम लिया तो उससे मुझे एक याद आया कि आजकल के बच्चे ना, आजकल के बच्चे क्या, हम भी उनमें से ही हैं कि हम वेब सीरीज़ के पीछे भाग रहे हैं। वेब सीरीज़ आ रही है, मूवी सब। वेब सीरीज़ देखना है ना, एक मैं सबको सजेशन देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे गोदान करके है, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई, और ने उसको नरेट किया है। हाँ, उसको नैरेटिव उन्होंने भी किया है। और एक यूट्यूब पे 4 घंटे की पूरी वेब सीरीज़ है एक तरीके से। उसमें गोदान के जितने भी मतलब उसके एपिसोड्स थे, वो दूरदर्शन पे आता था हमारे टाइम पे, तो वो अभी उस पर रखा हुआ है, वो आप देखो। जो भी जो नए लोग हैं वो देखो। आपको जो आज अनुराग कश्यप को आप देख के कहते हो कि अनुराग कश्यप क्या मूवी बनाता है यार, क्योंकि उसने एक रिवॉल्यूशन लाया है। गैंग ऑफ वासेपुर के बाद बहुत सारी, तो उसके बाद उस तरह की मूवी का चलन आया। जब आप गोदान सब देखोगे तो आपको लगेगा कि यार कितना रियल है ये, कितना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर के आसपास में होता है। और वो आज के समय में भी उतना ही एप्ट है जितना वो उस समय था। आज के समय में भी आप उससे इतना कनेक्ट कर पाएंगे जितना उस समय वो लिखी गई थी। मुझे डर इस बात का गंगेश की जिस तरह संस्कृत अब सीमित रह गया है, जैसे पहले पूरा हमारा देश संस्कृत बोला जाता था, लिखा जाता था। अब आप देखिए, हम उसको बढ़ावा नहीं दिए तो संस्कृत का क्या हुआ। कुछ गाँव में, कुछ साउथ इंडिया में कहीं कुछ गाँव में बस बोला जाता है, अब वो विलुप्त होते जाता है। अगर हम अपने ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी, अपने ही रीजनल लैंग्वेज के साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं तो बुक स्टॉल वाला वो बुक रखेगा नहीं, वो रखेगा नहीं तो वो लेखक उसको प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा तो कभी लिखेगा ही नहीं। अल्टीमेटली सारा गेम सप्लाई और डिमांड का एंड में तो सब वही है। अब ऐसा नहीं कि बहुत से कवि अभी भी देश में हैं जिनको एक पहचान चाहिए, बट कोई ऐसा मंच नहीं है उनके लिए। अगर आप बड़े बड़े पब्लिशर देख, अभी एक फॉर एग्जांपल अमित त्रिपाठी जो हैं, जो मेलुआ और ये सब लिखे हैं, वो भी पहले वो इंग्लिश में लिखते हैं, बाद में वो हिंदी उसको प्रकाशित करते हैं। तो पहले तो उसको इंग्लिश में ही छापा जा रहा है, बाद में उसको हिंदी। जैसे चेतन भगत की भी मैं तारीफ करूँगा, वो भी एक भारतीय लिटरेचर के स्तंभ हैं। और लेकिन वही है कि अब उनको कूल नहीं समझा जाता। ऐसी नहीं कि वो गलत चीज़ें लिखते हैं, उनको कूल नहीं समझा जाता। उन लोग कहते हैं कि अरे, मतलब उनको ऐसा, उनकी बुक पढ़ते हुए दिखाएंगे तो अरे ये तो चेतन भगत वाला है। ऐसा नहीं है कि हम ही हमारे ही लोगों को या फिर हमारे ही लिटरेचर को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। और ये वीडियो बनाने का तात्पर्य भी है, भले ही 50-60 जितने लोग भी देखें इस वीडियो को, अगर एक दो हमारे जो दोस्त हैं हमारे साथ जो है वही देख ले, वही। हाँ, 2 लोग भी अगर कोई अगर एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, चाहे जो भी 2-4 लोग देखते हैं कविता जो मैं करता हूँ, तो बोलते हैं कि यार तू अपनी क्यों नहीं लिखता है, अपनी क्यों नहीं बोलता है। तो मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ। और दूसरी बात कि हम तो कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या है कि वही जब हम सब जैसे थक हार के आते हैं ना, तो ये सब जब पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है। तो ये और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें और भी बहुत सारी कविताएं हैं जो मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा, और उसके साथ ही बहुत सारे जो कवि हैं उनकी कविताएं मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपको पढ़नी चाहिए, और वो आने वाली वीडियो में आपको
ऐसे मिलते रहेंगे। तो शशांक, फाइनल टेक आपका? फाइनल टेक यही है, मैं बस अनुरोध करना चाहूँगा मेरे सारे दोस्तों से कि अभी गंगेश आपको सजेस्ट करेंगे कुछ किताबें शुरुआती। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ रश्मि रथी से आप शुरुआत करिए, क्योंकि वो आसान भाषा में लिखी हुई महाभारत पे कर्ण के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कविता है। उससे आप शुरुआत की, आपको पता चलेगा कि किस तरह से दिनकर साहब ने इतना मधुर उन्होंने काव्य लिखा है। एक एक शब्द आपको दिल तक छुएंगे और आशा करता हूँ कि आप हिंदी साहित्य को बढ़ावा दें। करीब कम से कम महीने में एक किताब ही पढ़ लें, छोटी किताब ही पढ़ लें। तो और ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम युवाओं का ही कर्तव्य है कि हम आगे इस चीज़ को बढ़ाएं, तो हमारे बाद हमारी जो पीढ़ी आ रही है वो भी इसको आगे करें। तो अब मैं अपना माइक सौंपना चाहूँगा कि गंगेश अपनी कविता से आपको सुनाए और इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद गंगेश, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। ओके। धन्यवाद शशांक चर्चा में आने के लिए। और कुछ कविताएं जो मैं आपको सुझाव देता हूं वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ है जयद्रथ वध और भरत भारती, बहुत ही सुंदर है। और दूसरा एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की है प्रभा, करमवीर, हिम तरंगिनी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और एक महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा जी की कविताएं हमने 8वीं 9वीं क्लासों में भी हमने पढ़ी है। उनकी एक है निर्जा, हिमालय, दीपशिखा, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। और वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप शुरुआत इससे कीजिए। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। और अगले एपिसोड में फिर से एक नई चर्चा के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।